प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 फिजिक्स हम पिछले 2 वीक से अध्ययन कर रहे हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का। आज हम इसके कुछ रिवीजन के क्वेश्चन समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चालकता यानी कंडक्टिविटी और प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, ये आपने धारा विद्युत में पढ़ लिया है। चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इसके आधार पर ठोसों को वर्गीकृत किया गया है। चालकता को हम सिग्मा से शो करते हैं और प्रतिरोधकता को रो से, जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इस आधार पर आपने पढ़ा है कि ठोसों को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला, धात्विक चालक, जिनको कंडक्टर कहते हैं, जिनमें विद्युत चालन आसानी से हो सकता है, उनको कहते हैं चालक। दूसरा प्रकार है विद्युत रोधी, इंसुलेटर, जिनको हम कुचालक कहते हैं, जिनमें धारा का प्रवाह या विद्युत प्रवाह नहीं होता। और तीसरे होते हैं, जो कि इस चैप्टर में आपने पढ़ा है, वो होते हैं सेमीकंडक्टर, जिनकी चालकता धात्विक चालकता और विद्युत रोधियों के बीच में होती है। तो ये 3 प्रकार के पदार्थ हैं जो वर्गीकृत किए गए हैं। 3 की कुछ खास बातें हम समझ लेते हैं: धात्विक चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। पहली बात ये कि धात्विक चालक जितनी भी धातुएं होती हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण आसानी से संभव हो जाता है। इंसुलेटर, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इनकी चालकता लगभग नगण्य होती है। और अर्धचालक, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना तो बहुत कम होती है और ना ही बहुत अधिक होती है, नगण्य होती है, लेकिन धात्विक चालकों से कम होती है और विद्युत रोधियों से ज्यादा होती है। दूसरी बात, चालकता, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, तो इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। और वो कंडक्टिविटी की रेंज क्या है, इसको आप ध्यान रखें, 10⁻² से 10⁸ साइमन पर मीटर चालकता का मात्रक है ये। इनकी चालकता बहुत कम होती है और उसकी वैल्यू होती है 10⁻11। ये माइनस पावर देख रहे हैं आप, 10⁻11 से 10⁻19 साइमन पर मीटर। और इनकी चालकता जो कि बहुत कम होती है, वो 10⁵ से 10⁻⁻6 साइमन पर मीटर होती है। प्रतिरोधकता, चालकता अधिक है तो प्रतिरोधकता बहुत कम होगी। तो धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता नोट करें, 10⁻² से 10⁸ ओम इंटू मीटर। ओम मीटर ये यूनिट है प्रतिरोधकता का। इनकी प्रतिरोधकता की रेंज क्या है, 10⁻11 से 10⁻19। प्रतिरोधकता बहुत अधिक तो चालकता बहुत कम, 10⁻11 से 10⁻19। और ये 10⁵ से ये इनकी प्रतिरोधकता है। और प्रतिरोधकता 10⁻⁵ से 10�6 ओम इंटू मीटर होती है। तो ये कुछ बातें हैं प्रतिरोधकता और चालकता के बीच की। अब एक्चुअल में जो डिफरेंस है इन तीनों में, वो आपको कैसे करना है और कैसे लिखना है, ये एक क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में आपसे तीनों के गुणों में अंतर लिखने को कहा जाता है। तो पहले हम 3 कॉलम बना लेंगे। पहला, धात्विक चालक, इनमें विद्युत प्रवाह सुगमता से हो जाता है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनमें अधिक होती है। विद्युत रोधी में इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। कुचालक हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर होती है, 0 होती है, इसलिए इनमें इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं हो सकता। और अर्धचालक में विद्युत प्रवाह होता है, बहुत कम होता है। कुछ कंडीशंस हैं जिन पर इनमें विद्युत प्रवाह हो सकता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक होते हैं, जो चार्ज कैरियर होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चालकों में। इनमें विद्युत वाहक नहीं होते। इनमें विद्युत वाहक इलेक्ट्रॉन और होल विद्युत वाहक होते हैं। अब होल क्या है आगे आपको समझ में आएगा और आपने पिछले वीडियोज में समझ भी लिया है। इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन जब स्वतंत्र होता है, तो जो रिक्त स्थान बचता है उसको हम होल, कोटर या विवर कहते हैं। तो दोनों से इनमें विद्युत का चालन होता है, इलेक्ट्रॉन से भी और होल से भी। तीसरा अंतर क्या है, इनका प्रतिरोध गुणांक धनात्मक होता है। ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि प्रतिरोध ताप गुणांक इनका क्या है, पॉजिटिव है। इनका प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है। ताप बढ़ाने पर इनकी ना तो चालकता पर कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही प्रतिरोध पर कोई प्रभाव पड़ता है। और इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ये चालक के अपोजिट है। ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटेगा और प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ती है।
ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ाने पर धातुओं की चालकता, धात्विक चालक की चालकता कम होती है और ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से सहसंयोजी बंध टूटते हैं और उनके टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिससे उनकी चालकता बढ़ती है। बैंड थ्योरी आपने पढ़ी है, चालन बैंड और संयोजी बैंड। जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं या धारावाहक होते हैं तभी धारा बहती है। ये धातुओं के धात्विक चालक में एक दूसरे से अतिव्याप्त होते हैं, ओवरलैप होते हैं और इनके बीच का जो गैप, जिसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल E∩G कहते हैं, वो नगण्य होता है। इसलिए इनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। इनमें बैंड थ्योरी क्या कहती है, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, इसका मतलब यह है इतनी ऊर्जा कहीं से इनको दी जाएगी तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चालन बैंड में पहुंच जाएंगे संयोजी बैंड से और उनमें धारा का प्रवाह आसानी से संभव हो सकेगा। तो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल, यहां विद्युत रोधियों में इतनी ऊर्जा देना संभव नहीं है। ये गैप बहुत ज्यादा होता है इन दोनों के बीच में, 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हम ये कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है। इसलिए इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होने के कारण विद्युत चालन नहीं होता। यहां पर चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है Eg, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। जब ताप बढ़ाते हैं तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के चालन बैंड में चले जाते हैं, जिससे धारा का प्रवाह संभव होता है। इतनी एनर्जी इनको किसी तरीके से दे दी जाए या अपमिश्रण करके दी जाए या ताप बढ़ा के, तो इनमें विद्युत चालन संभव हो जाता है। अशुद्धियां मिलाने पर इनकी चालकता कम हो जाती है। यहां पर अशुद्धियां मिलाएं विद्युत रोधियों में तो इनकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और अशुद्धियां मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ती है। अशुद्धियां मिलाने पर ही अर्धचालक अपद्रव्यी अर्धचालक कहलाता है। हम आगे क्वेश्चंस में इनको देखेंगे। तो ये हुआ तीनों में अंतर। अब हम एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, अर्धचालक क्या है, किन्हीं 2 अर्धचालकों के नाम लिखिए। तो हम पहले अर्धचालक को समझ लेते हैं है क्या, क्योंकि बेसिकली जो चैप्टर है वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपको पढ़ना है, डायोड आपने पढ़ना है और एलईडी आपको पढ़ना है, और डायोड का जो यूज होता है दिष्टिकारी की तरह, रेक्टिफायर की तरह, वो आपको इसमें पढ़ना है, समझना है। उससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अर्धचालक जैसा कि आपने अभी समझा, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधियों के मध्य होती है, उनको हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। 0 डिग्री केल्विन पर इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। 0 डिग्री केल्विन पर ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन कमरे के ताप पर कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, जिससे इनमें चालन होने लगता है। इसलिए निम्न ताप पर इनमें चालन नहीं होता, ताप बढ़ाने पर इनमें विद्युत प्रवाह होने लगता है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक। जर्मेनियम और सिलिकॉन के नाम आपने प्रायः सुने हैं, लेकिन जो हैं प्रकार हैं इनके, वो हैं पहला तात्विक अर्धचालक, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। वो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, बेसिकली हमें पूरे चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ना है। सिलिकॉन SI और जर्मेनियम का संकेत G, ये कहलाते हैं तात्विक अर्धचालक। दूसरे प्रकार के होते हैं यौगिक अर्धचालक, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। इनमें इनके नाम आप नोट कर लें, ये हैं गैलियम आर्सेनाइड GaAs, कैडमियम सल्फाइड CdS, कैडमियम सेलेनाइड CdSe, कैडमियम टेलोराइड CdTe, इंडियम फास्फाइड In और P फॉर फास्फोरस। तो ये यौगिक अर्धचालक हैं। इनके नाम केवल आपको याद रखना है, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको नहीं आएगा। जब आप आगे इसके और प्रकार पढ़ेंगे, इनसे जो चीज़ें बनती हैं वो पढ़ेंगे, तब आप गैलियम आर्सेनाइड को पढ़ेंगे, एलईडी में पढ़ेंगे। बेसिकली तात्विक अर्धचालक के बारे में हमको समझना है। ये 2 तरह के होते हैं एलिमेंटल। पहला नेज अर्धचालक, इंट्रिंसिक, बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल या सिलिकॉन क्रिस्टल, और दूसरा अपद्रव्यी, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये 2 प्रकार हो गए। बेसिकली नेज अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक होता है, अपद्रव्यी जिसमें कोई अशुद्धि मिलाई जाए। अब उस नेज अर्धचालक के बारे में हमको समझना है कि नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक क्या है। प्रश्न ये आता है कि नेज अर्धचालक क्या है,
इनमें विद्युत चालन संभव क्यों नहीं होता, ताप बढ़ाने पर इनमें विद्युत चालन संभव क्यों हो जाता है। देखिए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि नेज अर्धचालक यानी बिल्कुल शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल, तो वह पदार्थ जिसकी चालकता बिना अशुद्धि के अपने आंतरिक गुणों के कारण होती है, उसको कहते हैं नेज, आंतर या शुद्ध अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है और जर्मेनियम का 32 है। अब इसमें दूसरा प्रश्न है कि इनमें विद्युत चालन संभव क्यों नहीं होता। देखिए, जर्मेनियम 32 इसका परमाणु क्रमांक है और सिलिकॉन का 14 है। मतलब इसका यह हुआ कि नाभिक के चारों ओर, इसके सिलिकॉन के नाभिक के चारों ओर 14 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉनों का यदि हम कन्फिग्रेशन देखें, पाली का अपवर्जन नियम आपने पढ़ा होगा, और 2n² का एक नियम आपने पढ़ा है। 2n² यानी पहली कक्षा में यदि n बराबर 1 है तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी कक्षा में यदि n बराबर 2 है तो 2n² के प्रिंसिपल से 2 दूनी 4 दूनी 8, और तीसरी कक्षा में n बराबर 3 हम रखेंगे, 3 त्रिका 9 दूनी 18, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इनमें जब हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जो कन्फिग्रेशन होगा वो 2 8 4 होगा। इसी तरह से जर्मेनियम का हम यदि इलेक्ट्रॉन वितरण करें तो वो आएगा पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 18, और चौथी और लास्ट कक्षा में ये K होती है, ये L होती है, ये M होती है और ये N होती है, आखिरी कक्षा में 4। तो आप देख रहे हैं सिलिकॉन के भी आउटर ऑर्बिट में आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और जर्मेनियम में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इनको हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कम ताप पर प्रत्येक परमाणु के चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर के 4 परमाणु, जैसे जर्मेनियम क्रिस्टल होता है उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, वो अपने आसपास के चारों परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे तो आखिरी ऑर्बिट में उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो परमाणु एक स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। स्थायी विन्यास प्राप्त करने के पश्चात उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है तो उसमें विद्युत का चालन संभव नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है तो सहसंयोजी बंध टूटते हैं। ये जो कोवलेंट बॉन्ड उसने आसपास के परमाणुओं के 4 इलेक्ट्रॉनों के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बनाया है, टेम्परेचर बढ़ने पर ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होने से इलेक्ट्रॉनों का विद्युत का चालन होने लगता है। ये जर्मेनियम की संरचना है। ये 0 डिग्री केल्विन पर कैसे है? 0 डिग्री केल्विन पर ये जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आउटर ऑर्बिट में जो 4 इलेक्ट्रॉन है अपने पास के जर्मेनियम के 4 परमाणुओं के बाहरी ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉनों से साझा करके ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन सामान्य ताप पर यानी 0 डिग्री केल्विन से यदि हम ताप इसका बढ़ाते हैं तो इनके कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन ये मुक्त होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने से जो रिक्त स्थान बनता है उसको हम कहते हैं विवर या होल। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण इनमें धारा प्रवाह संभव हो जाता है। इनको कहते हैं नेज अर्धचालक। तो बिल्कुल शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल जिसमें कोई अशुद्धि नहीं मिलाई गई है उसको कहते हैं हम नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से उनमें विद्युत का चालन संभव हो जाता है। अब दूसरा प्रकार है अपद्रव्यी या बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। क्या है? देखिए, अपद्रव्य का मतलब होता है कोई चीज मिलाना। अशुद्धि युक्त अर्धचालक को अपद्रव्यी या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। यदि शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में शुद्ध अर्धचालक, जो इससे पहले हमने समझा नेज अर्धचालक, उसमें यदि त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अशुद्धि मिला दी जाए तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। या तो ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी या पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी उसमें डोप की जाए। अशुद्धि मिलाने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं अपमिश्रण, इंग्लिश में इसको कहते हैं डोपिंग। ये विशेष तरीका है जिससे उनमें इंप्यूरिटी डोप की जाती है। और यदि हम ट्राइवेलेंट मिला रहे हैं तो अलग प्रकार का अर्धचालक बनता है, और पेंटावेलेंट मिला रहे हैं तो अलग प्रकार का बनता है। तो इस तरह से 2 प्रकार के अर्धचालक अपद्रव्यी होते हैं। पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको हम दाता या डोनर सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व पेंटावेलेंट
जैसे पेंटावेलेंट कौन कौन से होंगे, एस आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस, पी की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इस प्रकार बने अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। देखिए जर्मेनियम के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने पेंटावेलेंट अशुद्धि इसमें मिलाई 5 संयोजकता वाली, तो ये जो 5 में से 4 हैं वो जर्मेनियम के 4 से साझा कर लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेस में रहता है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इसमें जो वाहक होते हैं, विद्युत वाहक होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से ज्यादा होती है। दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर या ग्राही अर्धचालक, जब शुद्ध जर्मेनियम जी में या सिलिकॉन में त्रिसंयोजी तत्व जैसे इंडियम, बोरान या एल्यूमिनियम, ये सब, इन सब की संयोजकता 3 है, इंडियम IN, बोरान B, एल्यूमिनियम Al, ये संयोजकता 3 वाली जब अशुद्धि इसमें डोप की जाती है तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है, तो आप क्या लिखेंगे, शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन में 5 संयोजी तत्व मिलाने पर बनता है। पी टाइप का कैसे बनता है, शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन में त्रिसंयोजी तत्व एल्यूमिनियम, इंडियम या बोराल मिलाने पर बनता है। इनमें नंबर ऑफ होल्स इसमें ज्यादा होते हैं, पी टाइप में होलों की संख्या ज्यादा होती है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। अब हमारी परीक्षा में कुछ अंतर पूछे जाते हैं। अभी दोनों प्रकार के अर्धचालक हमने समझ लिए, नैज अर्धचालक और अपद्रव्यी अर्धचालक। अब आपको इनमें अंतर समझना है, तो अंतर किस तरह से लिखेंगे। पहली बात, नैज अर्धचालक ये चतुर्थ संयोजी शुद्ध अर्धचालक होते हैं, बिल्कुल शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल। अभी आपने समझा अपद्रव्यी अर्धचालक, ये शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी या त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। इनकी विद्युत चालकता कम होती है। अशुद्धि मिलाने पर हमने पढ़ा है कि अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हें मिल जाते हैं, तो इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स की संख्या बिल्कुल समान होती है नैज अर्धचालक में। शुद्ध अर्धचालक में 0 डिग्री केल्विन पर तो ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है, इसकी चालकता 0 होती है। ताप बढ़ाने पर सहसंयोजी बंध टूटते हैं, जिसके कारण इसकी चालकता बढ़ती है। अब यहाँ एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से अधिक होती है, जबकि पी प्रकार के सेमीकंडक्टर में होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है। इनकी विद्युत चालकता ताप पर निर्भर करती है, और इनकी विद्युत चालकता ताप पर तो निर्भर करती है, साथ ही साथ जो डोपिंग की गई है, इंप्योरिटी मिलाई गई है, उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करती है। अब इनमें विद्युत धारा का प्रवाह सह आबंध टूटने के कारण होता है। नैज अर्धचालक का एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता क्यों बढ़ती है, उनमें विद्युत चालन क्यों होने लगता है, तो ताप बढ़ाने पर सह आबंध टूटते हैं, जिसके कारण उनमें विद्युत का प्रवाह होता है। एन प्रकार के अर्धचालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण और पी प्रकार के अर्धचालक में होलों की गति के कारण होता है। तो ये इस प्रकार 5 में से 4 अंतर आपको लिखने आते हैं। तो आप जब दोनों चीजों को समझ चुके हैं तो आप अंतर आसानी से लिख सकते हैं। इसको आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। दूसरा अंतर पूछा जाता है, अभी हमने पढ़ा अर्धचालक 2 प्रकार के, एक शुद्ध अर्धचालक और एक अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक यानी शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल, शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल। अशुद्ध अर्धचालक या अपद्रव्यी अर्धचालक, जर्मेनियम में हमने अशुद्धि मिलाई, तो अशुद्धि मिलाने पर अपद्रव्यी अर्धचालक 2 प्रकार के हुए, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप जब हम पेंटावेलेंट मिला रहे हैं, पी टाइप जब हम ट्राइवेलेंट मिला रहे हैं। तो अब एन और पी में अंतर भी पूछा जाता है। एन टाइप का क्या मतलब हुआ, अंतर किस तरह से लिखेंगे। पहला पॉइंट बनेगा, ये शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। और पी टाइप का, ये शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी इंडियम, बोरान या एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। इनमें बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनमें ज्यादा होते हैं, और इनमें बहुसंख्यक धारावाहक क्या होते हैं, होल होते हैं, नंबर ऑफ होल ज्यादा होते हैं। इनमें अल्प, इसका ही उल्टा है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है तो अल्पसंख्यक धारावाहक क्या होंगे, होल होंगे। इसमें बहुसंख्यक होल हैं तो अल्पसंख्यक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, होल ज्यादा होते हैं। वही बात यहाँ लिखना है, इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से अधिक होता है एन टाइप में, और इसमें होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होता है। तो इस तरह के 3 अंतर आपको ध्यान रखना है। पहला अंतर चालक
कुचालक और अर्धचालक में, चालक विद्युत रोधी और अर्धचालक में, दूसरा नैज अर्धचालक और अभिद्रव्य अर्धचालक में, तीसरा एन टाइप में और पी टाइप में अंतर। अब हम बात करते हैं एक और प्रश्न की, वो है पी एन संधि डायोड या अर्धचालक डायोड क्या होता है। देखिए, जब कोई अर्धचालक क्रिस्टल है जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में इस प्रकार से डोपिंग की जाए कि उसका आधा हिस्सा पी प्रकार के अर्धचालक की तरह व्यवहार करे और आधा हिस्सा एन प्रकार के अर्धचालक की तरह व्यवहार करे, तो इस पूरी डिवाइस को, इस युक्ति को हम कहते हैं अर्धचालक डायोड। डायोड का वर्तमान समय में सेमीकंडक्टर का ये युग है। आपके हाथ में जो डिवाइस है जिसको हम फोन कहते हैं, आपके घर में जो टेलीविजन है, कंप्यूटर है, इन सब में सेमीकंडक्टर का यूज होता है और डायोड का यूज होता है। पहले पुराने जमाने में वाल्व का यूज होता था, वाल्व होता था, ट्रायोड और डायोड, वो वाल्व होते थे। उनका स्थान 1913 में जब सेमीकंडक्टर की खोज हुई तब सेमीकंडक्टर ने ले लिया और अब डिवाइसेस के आकार बहुत छोटे हो गए। एक छोटी सी चिप में आप कितना सारा डेटा, चाहे वो आपकी पेन ड्राइव हो, चाहे आपके फोन में लगा हुआ मेमोरी कार्ड हो, इन सब में सेमीकंडक्टर का यूज होता है और आप उसमें स्टोर कर सकते हैं डेटा को। तो ये जो डायोड है ये उसी को रिप्लेस किया है, जो वाल्व होते थे उसको रिप्लेस किया गया है। तो एक अर्धचालक क्रिस्टल जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में इस प्रकार से डोपिंग की जाए कि उसका आधा हिस्सा पी प्रकार का, दो टर्मिनल होते हैं अर्धचालक, और आधा हिस्सा एन टाइप का अर्धचालक हो, तो इस डिवाइस को हम कहते हैं अर्धचालक डायोड या पी एन संधि डायोड। इसका संपर्क पृष्ठ जो क्रिस्टल को दो हिस्सों में बांटता है, जहां पर क्रिस्टल दो हिस्सों में बट रहा है उसको हम कहते हैं जंक्शन, पी एन संधि, उस स्थान को कहते हैं पी एन संधि। देखिए इस तरह से ये एक पूरा जर्मेनियम क्रिस्टल है, इसमें इस तरह से डोपिंग की गई है कि इसका ये जो आधा हिस्सा है इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह ये व्यवहार करता है, ट्राइवेलेंट अशुद्धि मिली हुई है। यहां पर डोपिंग इस तरह से की गई है पेंटावेलेंट की कि ये एन टाइप की तरह व्यवहार कर रहा है। अब इसमें कुछ खास बातें होती हैं। यहां पर जो आपको ये खाली गोले दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं होल या विवर। ये पी टाइप में बहुसंख्यक होते हैं, इनमें धारा का प्रवाह होलों से होता है, इनके साथ ये निश्चल ऋणात्मक आयन होते हैं। यहां पर एन हिस्सा जो इसका है, इसमें ये जो भरे हुए गोले हैं ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ये बहुसंख्यक होते हैं, इनके साथ धनात्मक दाता आयन होते हैं, ये ग्राही आयन कहलाते हैं, ये दाता आयन कहलाते हैं। ये जो संधि पर जो छोटा सा हिस्सा है लगभग 10⁻6 मीटर की कोटि का, यहां पर ना तो होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको कहते हैं अवक्षय परत। और इलेक्ट्रॉनों का विसरण शुरुआत में जब ये डायोड बनता है तो इलेक्ट्रॉन होलों का विसरण एक दूसरे की ओर होता है, फिर बाद में इसमें एक वोल्टेज स्थापित हो जाता है जिसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, रोधी का विभव, वो आगे इलेक्ट्रॉनों और होलों के विसरण को रोकता है, तो उसको रोधी का विभव कहते हैं। तो ये पीएन संधि डायोड का या अर्धचालक डायोड का चित्र है। ठीक है, अब हम इससे संबंधित जो बातें अभी समझे हैं उनका प्रश्न भी समझ लेते हैं। पहला, डिप्लेशन लेयर या अवक्षय परत क्या है। देखिए आपने ये देखा, यहां पर जैसे ही ये पीएन संधि डायोड बनाया जाता है तो कुछ होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि पी में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं और एन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इनका विसरण होने लगता है। ये यहां पर बीच के स्थान पर एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। तो बीच का कुछ एरिया होता है जहां पर ना तो होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लेयर बन जाती है, उस परत को कहते हैं अवक्षय परत। जब पीएन संधि डायोड बनाया जाता है तो संधि पर कुछ होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर तथा कुछ इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार संधि के दोनों ओर एक पतली लेयर बनती है जिसमें ना तो होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस परत को हम अवक्षय परत कहते हैं। इस परत की मोटाई लगभग 1 माइक्रोमीटर के 10वें भाग की कोटि की होती है, 10⁻⁻6 मीटर का 10वां हिस्सा 10वें भाग की कोटि की होती, तो इसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में रोधिका विभव की, प्राचीर विभव की, बैरियर पोटेंशियल की। देखिए यहां पर
जब संधि पर होलों और इलेक्ट्रॉनों का विसरण होता है तो पी क्षेत्र ऋणात्मक हो जाता है। कैसे ऋणात्मक हो जाता है? होलों का विसरण होगा तो होलों की यहां क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और एन क्षेत्र धनात्मक हो जाता है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉनों का विसरण होता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये क्षेत्र धनात्मक हो जाता है इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और पी क्षेत्र में होलों की कमी हो जाती है, तो पी क्षेत्र ऋणात्मक हो जाता है और एन क्षेत्र धनात्मक हो जाता है। तो इससे इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे उत्पन्न विभवांतर को हम क्या कहते हैं? प्राचीर विभव या रोधिका विभव। ये जो डेवलप होता है वोल्टेज, ये अब आगे होलों और इलेक्ट्रॉनों के विसरण को रोक देता है। यानी अब पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर या एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाने से रुक जाते हैं। तो इस रोकने वाले विभव को, चूंकि ये रोक रहा है, इसलिए इसको रोधिका विभव या प्राचीर विभव कहते हैं। पीएन संधि डायोड की कार्यविधि आपने पिछले वीडियोस में समझी है। कार्यविधि दो तरीके से होती है। एक कहलाती है अग्र अभिनति, अग्र बायस, और एक कहलाती है पश्च बायस, फॉरवर्ड बायस, और एक रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है, अग्र अभिनति का मतलब होता है जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा बाह्य बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा हो और एन सिरा, एन क्षेत्र बाह्य बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हो, बाहरी बैटरी के। यहां यदि बैटरी लगी हुई है तो ये प्लस से जुड़ा हो और ये वाला माइनस से जुड़ा हो, माइनस छोटा होता है बैटरी में, तो ये कहलाती है अग्र अभिनति। और पश्च अभिनति में यदि पी रीजन ऋण से जुड़ा है बैटरी के और एन रीजन धन से जुड़ा है बैटरी के, तो उसको कहते हैं हम पश्च अभिनति। डायोड अग्र अभिनति में ही काम करता है, पश्च अभिनति में भी वो काम करता है, लेकिन जब वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो उसमें भंजन होता है, एकदम से कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो एकदम से धारा का मान बढ़ता है। जेनर डायोड उसमें आपने पढ़ा है, जेनर डायोड की तरह काम करता है। तो अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में कार्यविधि आपको करना है। साथ ही आपको डायोड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहता है, पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में उपयोग। अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, दो तरह के दिष्टकारी होते हैं, उनको जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने अर्धचालक के कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन किया। आशा है आपको समझ में आए होंगे। अब आप घर पर रहकर सुरक्षित रहिए और अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में आगे अध्ययन करिएगा। थैंक यू वेरी मच।